अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस टीएच क्लिनिकल्स ऑफ पेल्विस एब्डोमेन के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। उसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और यू कैन वॉच। सो लेट्स स्टार्ट द क्लिनिकल्स ऑफ पेल्विस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पेल्विस के क्लिनिकल्स देख लेते हैं। ये सारे एब्डोमेन के थे। पेल्विस के क्लिनिकल्स में अच्छा, ये टेस्टिस और स्क्रोटम वाला टॉपिक पेल्विस में हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, टेस्टिस एंड स्क्रॉटम। सो इसका क्लिनिकल्स में सबसे पहला क्लिनिकल है हाइड्रोसील का। इज यू नो हमारे पास ना जो भी कैविटीज़ होती हैं या जो भी चीज़ पेरिटोनियल से कवर्ड है या किसी भी कवरिंग से कवर्ड है, उसके अंदर फ्लूइड के अकोमोलेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन के अंदर मेनिंजेस के इन बिटवीन हाइड्रोसेफलस हो जाता है और ब्रेन के अंदर भी इसके कनेक्टिव टिश्यू में भी फ्लूइड डिपॉजिट हो जाए तो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो सकता है। लंग्स के अंदर भी हो सकता है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। एब्डोमेन में भी हो सकता है, पेरिटोनियल इफ्यूजन कहते हैं। पेरिकार्डियम में हो सकता है, उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पेल्विस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर हो सकता है, जैसे वन ऑफ देम इज टेस्टिस। तो उसके अंदर जो है उसकी कवरिंग्स में हमारे पास हो सकता है फ्लूइड अक्यूमुलेट, जिससे इस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड होता कहाँ पर है अक्यूमुलेट? इट अक्यूमुलेट्स इन द कैविटी ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस ऑफ द टेस्टिस और अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा, इफ़ यू नो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास जो है वो देर वॉज व्हेन टेस्टिस वाज डेवलप इन द पेल्विस, सॉरी टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होती है और फिर वो डिसेंड करती है इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। तो जब वो पेल्विस के अंदर लेट्स सपोज ये वो डेवलप हो रही है, तो जब ये डेवलप होती है ना, तो ये हमारे पास ना एक रीट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है, यानी एंटीरियरली इसको जो है वो कवर किया होता है पेरिटोनियम ने। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊँ ना, तो ये अगर मेरे पास टेस्टिस हैं तो इस तरह से इसको इंटीरियर साइड पर पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर लेट सपोज स्क्रोटम है और इसने यहाँ पर डिसेंड करना है, तो होता क्या है कि जब ये नीचे नीचे डिसेंड करती है तो ये जो पेरिटोनियम का ये वाला पार्ट है ये भी इसके साथ एक पाउच बना लेता है। लाइक दिस इज इफ दिस इज द टेस्टिस, तो ये जब थोड़ा सा नीचे आएगी तो ये इस एक पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम को अपने साथ घसीट के लेकर जाती जाएगी थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इवन टू द स्क्रोटम। जब ये स्क्रोटम के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इफ़ दिस इज स्क्रोटम और ये टेस्टिस यहाँ पर आ गया है, तो ये जो कवरिंग है ये वो है प्रोसेसस विजाइनालिस, जो इसके साथ साथ नीचे आ गई है। अब ये पूरी टेस्टिस अंदर इसके अंदर चली जाती है और ये पूरा प्रोसेसस विजाइनालिस इसको सराउंड कर लेता है और बना लेता है जो हमने पढ़ा हुआ ट्यूनिका एल्बोजिनिया बना लेता है, ठीक है, जो हमारे पास टेस्टिस की कवरिंग्स में आती है, ठीक है। इसकी एक विसरल लेयर होती है जो बिल्कुल टेस्टिस के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। दिस इज टेस्टिस, तो जो इसके साथ अटैच्ड होगी वो विसरल लेयर होगी हमारे पास, और जो ऑपोजिट साइड पर होगी वो पैराइटल लेयर होगी। इसके दरमियान में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके दरमियान में कैविटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम हेमाटोसील कहेंगे, ठीक है। जब इसके अंदर कोई आर्टरी या कोई वेसल रप्चर होने की वजह से जो ब्लड लीक हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हेमाटोसील कहेंगे। अच्छा, इसको हम टेस्ट करते हैं। इसका हमारे पास एक तरीका होता है, ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि इसका डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास टेस्ट है ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट, जैसे मैंने बताया, ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो टेस्टिस के अराउंड ना स्क्रोटम के बाहर से ना लाइट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमें ना एक स्क्रोटल इनलार्जमेंट नज़र आती है, यानी ना एक डार्कन रूम के अंदर आपको एक जगह पर लाइट नज़र आएगी, लाइट रेड रेड कलर नज़र आएगा। नॉर्मली जब आप स्किन से लाइट पास करते हैं तो आपको रेड रेड चीज़ नज़र आती है, ठीक है। अगर फ्लूइड हो वहाँ पर तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी। तो जब स्क्रॉटम में लाइट पास करेंगे तो वहाँ पर फ्लूइड की वजह से ज़्यादा आपको जो है वो ब्राइट वो जगह नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू द एरिया वेयर टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है वो हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। इट इंडिकेट्स एक्सेस सीरस फ्लूइड इन द स्क्रॉटम, ब्लड डज नॉट ट्रांस एलिमिनेट। जब हिमेटोसील वाला कंडीशन होगा तो ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट का कोई फायदा नहीं, बट हाइड्रोसील वाली कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है वेरिकोसील। वेरिकोसील होता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि एब्डोमेन से आ रही होती है थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और फिर वो स्क्रॉटम के अंदर एंटर हो रही होती है। उसके अराउंड हमारे पास पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है वेन्स का, जिसको हम पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम के अंदर जब ये प्लेक्सस के अंदर इस प्लेक्सस की वेन्स की इन्लार्जमेंट हो जाए उस कंडीशन को हम वेरिकोसील कहते हैं। और इसकी बहुत एक पेन होती है सीवियर किस्म की, जिसको हम कहते हैं ड्रैगिंग लाइक पेन, एट्रोफी ऑफ द टेस्टिस और इनफर्टिलिटी कॉज करती है, ठीक है। और इट इज़ मोर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड एंड कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली बाय रिमूविंग द वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज डायलेटेड वेन्स को कहते हैं। वेरिकोज की टर्म डायलेटेशन के लिए यूज़ होती है इन केस ऑफ वेन्स। आर्टिकुलर डायलेटेशन के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है? एन्यूरिज्म्स की, और वेन्स के लिए वेरिकोज की। दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट। उसके बाद है जी टेस्टिकुलर टॉर्शन। टेस्टिकुलर टॉर्शन क्या होती है कि टेस्टिस ट्विस्ट हो जाती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के ट्विस्ट होने की वजह से। स्पर्मेटिक कॉर्ड में ना एक्चुअली उसके अराउंड एक मसल होता है, ग्रामेस्टर मसल, अगर उसमें स्पैज्म हो जाए, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, और उसके मुड़ने की वजह से वो वाली साइड वाली जो टेस्टिस हैं वो थोड़ा सा रोटेट कर जाएंगी, और उसकी वजह से
जो है हम इस कंडीशन को हम टेस्टिकुलर टॉर्शन कहते हैं। और चूँकि उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड ही हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वेन्स आ रही हैं, नर्व्स आ रही हैं, तो उसके मुड़ने की वजह से वो भी कंप्रेस हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है टेस्टिस के ब्लड सप्लाई की, जिसकी वजह से भी सीवियर पेन होता है। ठीक है। Next condition is orchitis. Itis means inflammation. So orchitis is the inflammation of testes, and it is marked by pain, swelling, and feeling of heaviness in the testes. It may be caused by the mumps, gonorrhea, syphilis, or tuberculosis. Simple term है. उसके बाद testicular cancer. It develops commonly from the spermatogenic cells that are present in the seminiferous tubules of the testes. ठीक है. और इसके अलावा जो interstitial cells होते हैं, Leydig cells, उनका भी ट्यूमर हो सकता है, Sertoli cells का भी ट्यूमर हो सकता है. ठीक है. ये 3 cells हैं जो ट्यूमर को, ऑब्वियसली ट्यूमर ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम अ सेल, तो आपके टेस्टिस के अंदर ये 3 तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं, तो इन्हीं तीनों सेल्स में से टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो सकता है. अगेन साइन एंड सिम्टम्स में पेनलेस, अच्छा इसमें पेनलेस मैस होगा. अच्छा ट्यूमर इज यूजुअली पेनलेस. वो पेन तब कॉज करता है जब वो ऐसे स्ट्रक्चर को कंप्रेस करे जिसमें पेन रिसेप्टर्स हों. ठीक है. तो पेन होती है. उसके अलावा टेस्टिकुलर स्वेलिंग होगी, हार्डनेस होगी, फीलिंग ऑफ हैवीनेस और एक्टिंग इन द स्क्रोटम और लोअर एब्डोमेन. द मेजर रिस्क फैक्टर्स आर क्रिप्टोकाइडिज्म. ठीक है. विच इज अनडिसेंडिंग टेस्टिस, वहाँ पर टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो सकता है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो सकता है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल डिसजेनेसिस, गायनेकोमेस्टिया. ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो सकता है. ठीक है. और वो कह रहे हैं कि जो टेस्टिकुलर कैंसर, अगर स्क्रोटम के अंदर जो भी कैंसर है ये हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स तक जो है वो मेटास्टेसाइज कर सकता है. और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अलावा कहाँ कहाँ स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो टेस्टिस हैं उनकी वीनस सप्लाई रीनल वेन से आ रही होती है, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो रही होती है वेन, तो वहाँ तक स्प्रेड कर सकता है. उसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में भी कर सकता है. और इसके अलावा हमारे पास जो पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स हैं अराउंड आयोटा, वहाँ तक स्प्रेड कर सकता है. और वहाँ से जो हमारे पास वर्टिब्रल प्लेक्सेस होते हैं, वर्टिब्रा के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इवन इसका कैंसर स्प्रेड कर सकता है वाया ब्लड टू द लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड बोन. कैंसर ऑफ द टेस्टिस मेटास्टेसाइज टू लंबार लिम्फ नोड्स. ठीक है. जो पैरायोटिक और प्री आयोटिक लिम्फ नोड्स होते हैं मीडियास्टल में भी कर सकता है और सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में भी कर सकता है. तो ये आपने बात याद रखनी है. उसके बाद क्रिप्टोसाइडिज्म क्या होता है? इट इज़ द कंजेंटल कंडीशन जिसमें मैंने आपको बताया कि टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होती हैं और फिर वो डिसेंड करती हैं इनटू देयर पोजीशन स्क्रॉटम. अगर वो नहीं डिसेंड कर पाती और जो नॉर्मल पाथ है डिसेंड का वहीं कहीं पर अटक जाती हैं ड्यू टू सम रीज़न, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोसाइडिज्म. और ऐसा पर्सन जो है वो इनफर्टाइल होगा बिकॉज वी नीड अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस टू बी कैरिड आउट. तो वो टेम्परेचर आपको एब्डोमेन के अंदर नहीं मिल सकता. इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द स्क्रॉटम, सो दैट्स वाई वो इनफर्टाइल होगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्रिप्टोसाइडिज्म. स्पर्मेटोसील क्या होता है? स्पर्मेटोसील इज अ रिटेंशन सिस्ट इन द एपिडिडमस. ठीक है. ये एपिडिडमस में होता है नियर इट्स हेड, उसको हम स्पर्मेटोसील कहते हैं. अब इसको आपने टेस्टिस या स्पर्मेटिक कॉर्ड से कंफ्यूज नहीं कर देना. स्पर्मेटोसील हम इसको कह रहे हैं बट इट इज़ इन द एपिडिडमस और वहाँ के अंदर एक सिस्ट होता है. सिस्ट हम कहते हैं जब हमारे पास ना नॉर्मली जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, दे हैव द कैपेबिलिटी टू सिक्रीट एक्सेसिव फ्लूइड, बट वो इनहिबिट हुए होते हैं. लेकिन कोई कंडीशन ऐसी हो, कोई इंजरी हो उनको, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीट कर सकते हैं और वहाँ पर एक सिस्ट बन सकता है. सिस्ट हम कहते हैं सीरियस फ्लूइड की अकुमुलेशन को, और वो बाउंड हो एक सर्टन बाउंड्री के अंदर. ठीक है. तो वो एपिडिडमस के हेड के अंदर बन सकता है जिसको हम स्पर्मेटोसील कहते हैं. दे कंटेन अ मिल्की फ्लूइड एंड आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक. एंड एपिडिडमस सिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एनीवेयर इन द एपिडिडमस. एपिडिडमल सिस्ट हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं फॉर एपिडिडमस. अगर वो हेड में होगा तो उसको स्पर्मेटोसील कहते हैं. दैट्स इट. ये आपने याद रखना है. सो दिस इज अबाउट द टेस्टिस एंड स्क्रॉटम. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास है जी पेल्विक गिर्डल. ठीक है. पेल्विक गिर्डल, दिस इज पार्ट ऑफ पेल्विस, तो ये भी इसमें हमने पढ़ना है. पेल्विक गिर्डल, द गायनोकॉइड पेल्विस, इट्स पेल्विक इनलेट. अच्छा हमारे पास जो पेल्विस होती है इट हैज़ 4 काइंड्स. इसकी शेप की बेस पर हमने इसकी 4 टाइप्स की हुई हैं. गायनोकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड पॉलीप्लॉइड पेल्विस. ठीक है. इन टाइप्स की डिटेल, इनके डिफरेंसेस, कैसे हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, ये सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल में आपको ब्लॉक 5 की प्लेलिस्ट के अंदर एंडो एंड रिप्रो मॉड्यूल ब्लॉक ग्रॉस एनाटमी ब्लॉक 5 प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी. उसमें थ्रू अ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बताया गया है कैसे ये सारा कुछ करते हैं. ये क्लिनिकल्स आपको वहाँ से समझ आएंगे, वर्बली बताने से समझ नहीं आएंगे. ठीक है. तो ये ज़रूर आप वहाँ से जो है वो कीजिएगा. उसमें सारे कॉन्जुगेट्स, ऑब्स्टेटिकल, डायगोनल कॉन्जुगेट, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है. ठीक है. तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है. यहाँ पर ये पहले वाले पॉइंट में तो टाइप्स बताई हुई हैं. ठीक है. ये आपने वहाँ से करनी है. दूसरे वाले में बताया गया हुआ है डायमीटर्स. ठीक है. एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द लेसर पेल्विस, ट्रू ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट. उसके बाद
हमें बताया गया है डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द लेसर पेल्विस, अच्छा ट्रू ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट क्या होता है, जो हम सैक्रल प्रोमोन्टरी के मिडल से लेते हैं टू द पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। तो ये जो एक डिस्टेंस होता है इसको हम ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट कहते हैं। अच्छा, ये जो मेजरमेंट्स होती है ना पेल्विस की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी होनी है बेबी की तो वी नीड अ सर्टन स्पेस, वी नीड सर्टन डायमीटर्स टू बी एग्जैक्टली लाइक फ्रॉम विच द बेबी शुड बी एक्सपेल्ड ईजिली, ठीक है। अगर वो जगह तंग होगी तो वो बहुत मुश्किल होगा और जो डिलीवरी है वो आसान नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर वहाँ से देखिएगा। उसके बाद है हमारे पास अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, वीक एरियाज ऑफ पेल्विस जहाँ पर मोस्टली फ्रैक्चर्स होते हैं, दे आर द प्यूबिक रेमाई, द एसिटापुलम, द रीजन ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट्स एंड द एला ऑफ सेक्टम। ये 4 जगहें आपने याद रखनी है, ये वीक पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पर पेल्विक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर्स इन द प्यूबो ऑब्चुरेटर एरिया आर रिलेटिवली कॉमन, यानी जो प्यूबिक रेमाई वाला एरिया है एंड ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसका रप्चर हो सकता है by these kind of fractures. उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड प्रेजेंस ऑफ हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन होनी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ और लेबर, तो उससे पहले कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं जो कि पेल्विक वाले एरिया के आउटलेट के जो लिगामेंट्स हैं और जो जॉइंट्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट स्पेस फॉर द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी। तो वो इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ दोज हार्मोन्स जिसमें रिलैक्सिन है, जो दूसरे सेक्स हार्मोन्स हैं उनके भी लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद है जी पेल्विक कैविटी के क्लिनिकल्स देखते हैं। सबसे पहले है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द फीटल हेड में कंप्रेस द नर्व्स द मदर सैक्रल प्लेक्सस प्रोड्यूसिंग पेन इन द लोअर लिम्स, ठीक है। ये दिस इज़ अ जनरल थिंग कि जब वो एक्सपेल हो रहा होगा तो पेल्विस के अंदर उस टाइम बहुत प्रेशर होगा। पीछे हमारे पास यूट्रस के सैक्रल प्लेक्सस है, वो सैक्रल प्लेक्सस पर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ से नर्व्स सप्लाई जा रही होती है लोअर लिम में, तो लोअर लिम में जो है वो पेन हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्चुरेटर नर्व इज वल्नरेबल टू इंजरी। उसके बाद ब्लैडर कैंसर यूजुअली ओरिजिनेट्स इन द सेल्स लाइनिंग द इनसाइड ऑफ ब्लैडर। मैंने आपको भी बताया है कि जो भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना उनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, बट दे हैव कंप्लीट चेक पॉइंट्स ड्यूरिंग देयर सेल डिवीजन। कुछ भी ऐसा होगा कि उनका वो डिस्टर्ब होगा तो कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ब्लैडर के अंदर भी उसके जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ कैंसर डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के उसके अंदर वो ब्लड इन यूरिन आ सकता है जिसको हम हीमेचूरिया कहते हैं, और यूरिनेशन में पेन हो सकती है जिसे हम डिसयूरिया कहते हैं। उसके बाद है टेनिसमस की टर्म है। टेनिसमस एक ऐसी फीलिंग को कहते हैं कि जब आपको जो है ना, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ द डिज़ायर टू एम्प्टी द ब्लैडर और बाउल अकम्पनीड बाय पेन क्रैम्पिंग। अच्छा, इसमें जो है ना आपका ड्यूरिंग डेफिकेशन और ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यूरोजेनिटल डायफ्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ के मसल्स रिलैक्स करते हैं तो हम जो है वो यूरिनेट करते हैं या डेफिकेशन होती है, ठीक है। अगर वहाँ के मसल्स स्पैज़म में चले जाएं और वो कंट्रैक्टेड रहें तो क्या होगा कि एक्सपर्जन का प्रोसेस डिस्पाइट नॉर्मल प्रोसेसेस अंदर सारा कुछ सही चल रहा है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो गया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो गया, बट वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा यूरोजेनिटल डायफ्राम, तो वी हैव द फीलिंग ऑफ वी हैव द डिज़ायर टू एम्प्टी द ब्लैडर और बाउल बट वी कांट, ठीक है, जिसकी वजह से पेन होती है, क्रैम्पिंग होती है, स्ट्रेनिंग होती है। इस फीलिंग को हम टेनिसमस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अच्छा इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस, इट इज़ अनदर कंडीशन, इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द ब्लैडर जिसकी वजह से सॉरी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, इसकी वजह से फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन होती है। उसके बाद है ब्लड सप्लाई टू द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ यूरेटर अप्रोचेस फ्रॉम अ मीडियल डायरेक्शन, दैट ऑफ द पेल्विस सेगमेंट अप्रोचेस फ्रॉम अ लैटरल डायरेक्शन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो यूरेटर है उसके दो पार्ट्स हैं, एक एब्डोमिनल पार्ट है और एक पेल्विक पार्ट है। जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है वो मीडियल, यानी उसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो मीडियल डायरेक्शन से आ रही है एब्डोमिन के, जबकि जो पेल्विस में उसको आर्टरी सप्लाई कर रही है वो लैटरल डायरेक्शन से आ रही होती है उसको सप्लाई करने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो यूरेटर्स हैं वो रिट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टोसील। सिस्टोसील कहते हैं जैसे मैंने अभी बताया ना, ऊपर भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं। सिस्टोसील कहते हैं लॉस ऑफ ब्लैडर सपोर्ट इन फीमेल्स बाय डैमेज टू द पेल्विक फ्लोर। जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज में, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स में क्या होता है, पेल्विक डायफ्राम वीक हो जाता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम वीक हो जाता है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं स्पेशली इन फीमेल्स दे आर सपोर्टेड बाय मल्टीपल लिगामेंट्स और फेशियाज एंड ऑल दैट। वो जो मेन सपोर्ट उसको मिल रही है पेल्विक फ्लोर और यूरोजेनिटल डायफ्राम से, जब वो वीक हो जाती है ना तो वो सपोर्ट खत्म हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोसील। और इसमें होता क्या है कि ब्लैडर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, पीछे वजाइना है बिल्कुल ब्लैडर के, ठीक है, यूट्रस है और वजाइना है, तो वो उसके ऊपर कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो वजाइना का जो रूट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और वजाइना जो है वो हमारे पास डिसेंड भी कर सकती है, जैसे जिसको हम प्रोलैप्स भी कहते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स भी हो सकता है। उसके बाद है यूरिनरी कैल्कुलाई, यानी पूरे आपके पास यूरिथ्रा में स्टोन्स बन सकते हैं, फॉरेन बॉडीज़ हो सकते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर्स बन सकते हैं,
अब इवन ब्लैडर के अंदर बन सकते हैं, जिनको हम सर्जरीज के ज़रिए से फिर जो है वो रिमूव करते हैं। उसके बाद है जब फीमेल यूरेथ्रा इज डिस्टेंसिबल बिकॉज इट कंटेन्स इलास्टिक टिश्यू एज वेल एज स्मूथ मसल्स, इट कैन बी इजीली डायलेटेड विदाउट इंजरी। कॉन्सिक्वेंटली द पैसेज ऑफ, अच्छा कैथेटराइजेशन से रिलेटेड एक बात उन्होंने बताई है कि फीमेल यूरेथ्रा इज डिस्टेंसिबल, दैट्स वाई कैथेटराइजेशन वहाँ पर रिलेटिवली ईजी होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा and especially the bladder, they are more common in women because the length of urethra is very small in women as compared to males. उसके बाद है पेरिनियम। पेरिनियम में हमारे पास क्लिनिकल जो हैं वो पेरिनियम के रह गए हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है, दैट्स ऑल। 2 पेज हैं, ठीक है। अब हम वो पढ़ लेते हैं पेरिनियम के। एक्स्ट्रावेजेटेड यूरिन, अगर आपने पेरिनियम का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो वी हैव पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन द पेरिनियम इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। और इसमें कम्युनिकेशन होती है, जो प्रोसेसेस जो हमारे पास जो भी फेशिया इसको कवर कर रहा होता है ना, वो पीछे से पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, और जो यूरेथ्रा अगर रप्चर होती है ना, तो जो यूरिन है उसका एक्स्ट्रावेजेट होने का चांसेस होता है इनटू द पेरिनियल कैविटी, ठीक है। वहाँ पर स्पंज यूरेथ्रा होती है, स्पंज यूरेथ्रा जो है वो प्रेजेंट होती है इन द पेरिनियम। तो वो जो यूरिन लीक हो सकता है, इट में पास इनटू द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, और वो स्क्रॉटम के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है और वो पेरिनियल स्पेस में भी जा सकता है, एंटीरियरली अराउंड द पेनिस एंड सुपीरियरली इनटू द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, बिकॉज एब्डोमिनल वॉल की ये कंटिन्यूएशन है जिसने आकर नीचे स्क्रोटम में सारे टेस्टिस को कवर किया हुआ है और फिर वो ऊपर जाती है वापस, यानी कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊँ तो ये अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से आती है, नीचे जाती है, स्क्रॉटम को कवर करती है और फिर ये यहाँ पर आकर एंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं यूरेथ्रा रप्चर होती है ना, तो ये पूरा यूरिन जो है ना, ये यहाँ टेस्ट स्क्रॉटम में भी फैल सकता है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में, और इवन ये एब्डोमिनल इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी जा सकता है। उसके बाद है द यूरिन कैन नॉट स्प्रेड लेटरली इनटू द थाई, क्योंकि यहाँ पर पेरिनियल मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल फेशिया होता है पेरिनियम का, जो कि बोन्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। इट कैन नॉट स्प्रेड पोस्टीरियरली इनटू द एनल रीजन, क्योंकि पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो एनल रीजन में होती ही नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बिकॉज द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड कूलीज फेशिया कॉन्टिन्यूस विद ईच अदर अराउंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। ये अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो पेरिनियम का मेरा लेक्चर है, वहाँ से आप जो है वो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी नेक्स्ट क्लिनिकल है, इफ़ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज रप्चर्ड, यूरिन एस्केप्स इनटू द डीप पेरिनियल स्पेस, यानी अगर स्पॉन्जी पार्ट रप्चर होगा तो फिर वो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, और जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ जो है वो एक्स्ट्रावेजेट हो सकता है। अगर मेम्ब्रेनस पार्ट रप्चर होगा तो इट कैन एस्केप इनटू द डीप पेरिनियल स्पेस, और वो प्रोस्टेट और ब्लैडर के अराउंड और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसका स्प्रेड का रूट था। उसके बाद है जी द पेरिनियम, लिवेटर, एनाई एंड लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक फेशिया में भी इंजर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है यूट्रस को, तो जब वो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यूट्रस इन ऑर्डर टू एक्सपेल द बेबी, तो ये सारा कुछ जो है वो वीक हो जाता है, लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, मसल स्ट्रेच होते हैं। The pubococcygeus, puborectalis are the muscles torn most often. These muscles are encircle and support the urethra, vagina and anal canal. Weakening of levator ani, pelvic fascia, ठीक है, वीकनिंग हो जाती है स्ट्रेचिंग की वजह से, टीयरिंग की वजह से, एंड इट डिक्रीज द सपोर्ट फॉर द वजाइना, ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो यूरिनेशन और डेफिकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो सकती है राइट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। सो यू नो कि आपको इसकी रीज़न पता चल गई है कि क्योंकि वीकनिंग हो जाती है पेल्विक डायफ्राम की, पेल्विक फ्लोर की, मसल्स की, लिगामेंट्स की, फेशियास की, बिकॉज सारा कुछ स्ट्रेच हो रहा है। उसके बाद है जी लेमेज क्लास, प्री नेटल ट्रेनिंग, aims at training women to learn how to relax voluntarily the muscles of the pelvic floor while simultaneously increasing intra-abdominal pressure through the contraction of the diaphragm। यानी ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम मदर को ट्रेन करते हैं कि वो कैसे अपने पेल्विक डायफ्राम के, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग होती है और इसका मकसद ये होता है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिखाया जाता है, और फिर इसका मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग लेबर जब डिलीवरी होने लगे तो फीमेल जो है वो एक्टिवली अपने जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को और पेल्विक डायफ्राम को रिलैक्स कर सके इन ऑर्डर टू एक्सपेल द फीटस। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी इज द यूट्रस रिमूवल सर्जरी। इसमें क्या होता है कि यूट्राइन आर्टरी को जब हम लाइगेट कर रहे होते हैं ना, तो आपने अगर रिलेशन पढ़ा हो ना यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी का कोर्स पढ़ा हो, तो आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट पर इन द पेल्विस ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो जब हम यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं तो यूरेटर भी समटाइम्स उसके साथ जो है वो लाइगेट हो जाता है या ट्रांजैक्ट हो जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है ड्यूरिंग दिस सर्जरी। उसके बाद कार्डोसिंटीसिस, जैसे हमने आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एमनियोसिंटीसिस होता था, हम एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड लेते थे। इसी तरह हमने एब्डोमिनल पैरासिंटीसिस पढ़ा है जिसमें हम पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड लेते हैं। इसी तरह कोल्डोसिंटीसिस होता है जिसमें हम पेरिटोनियल फ्लूइड ही लेते हैं, ठीक है, जो कि पाउच ऑफ डगलस में होता है इन थ्रू वेजाइना हम वो लेते हैं। उस प्रोसेस को हम कार्डोसिंटीसिस कहते हैं।
It is the aspiration of fluid from the cul-de-sac of Douglas recto-uterine pouch by a needle puncture of the posterior vaginal fornix. Posterior vaginal fornix से जाते हैं और posterior vaginal fornix क्योंकि वजाइना के बिल्कुल पीछे recto-uterine pouch होता है, तो हम वहाँ वो उससे ना वो fluid drain कर लेते हैं, fluid ले लेते हैं. Because the recto-uterine pouch is the lowest portion of the peritoneal cavity, वहाँ पर fluid जो है वो जब आप standing position में हो या lying position में भी ऐसे एंगल पर हटाया जाता है कि वो जो fluid है वो आपका वहाँ पर accumulate हो सके. उसके बाद आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर. उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन है एपिस्पेडियस. एपिस्पेडियस होता है जिसके अंदर नॉर्मली यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो टिप ऑफ जो पूरी यूरिथ्रा होती है टिप ऑफ द पेनिस पर होती है, बट इन दिस केस एपिस्पेडियस, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो अगर वो उसकी डॉर्सल सरफेस पर कहीं पर ओपनिंग हो जाए तो उस कंडीशन को हम जो है वो एपिस्पेडियस कहते हैं. इसी तरह हाइपोस्पेडियस होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो अगर वो नीचे ओपनिंग वेंट्रल सरफेस पर ओपन हो जाए यूरिथ्रा इंस्टेड ऑफ बीइंग ओपन एट द टिप, तो उस कंडीशन को हम हाइपोस्पेडियस कहते हैं. ठीक है. इट इज़ अ कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी होती है और इट अकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द 2 यूरिथ्रल फोल्ड. अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ी यूरिथ्रा की तो 2 यूरिथ्रल फोल्ड्स होते हैं जो मिलते हैं, उनके दरम्यान में यूरिथ्रल ग्रूव होता है, तो वो मेल के केस में वो फ्यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर वो फ्यूज़ नहीं हो पाते और यूरिथ्रा की ओपनिंग जो है वो ऊपर या नीचे हो सकती है. इट इज़ फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद कॉर्डे. कॉर्डे कहते हैं जहाँ पर भी हमारे पास यूरिथ्रा होगी उस साइड पर पीनिस कर्व्ड हो जाएगी. ठीक है, तो विच इज़ द वेंट्रल कर्वेचर ऑफ द पीनिस इन केस ऑफ हाइपोस्पेडियस. उसके बाद है सर्कमसीजन. इट इज़ द रिमूवल ऑफ द फोर स्किन विच इज़ नोन एज प्रीप्यूस, जो कि ग्लास ऑफ पेनिस को कवर करी होती है. उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम सर्कमसीजन कहते हैं. इट इज़ परफॉर्म्ड एज अ थेरेप्यूटिक मेडिकल प्रोसीजर फॉर पैथोलॉजिकल फाइमोसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनिस एंड पेनाइल कैंसर. इन सब चीज़ों से ये प्रिवेंट करता है. इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म फॉर कल्चरल, रिलीजियस एंड मेडिकल रीजन्स. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस. उसके बाद फाइमोसिस इधर ऊपर लिखा हुआ था, ये क्या होता है? ठीक है, फाइमोसिस इज अ कंडीशन इन विच द फोर स्किन दैट कैन नॉट बी फुली रिट्रैक्टेड टू रिवील द ग्लास ड्यू टू अ नैरो ओपनिंग ऑफ द प्रीप्यूज. प्रीप्यूज की छोटी सी ओपनिंग होती है. अ वेरी टाइट फोर स्किन में इंटरफेयर विद यूरिनेशन और सेक्शुअल फंक्शन. यानी एक तो इसमें स्किन बहुत टाइट होती है, ठीक है, और दूसरी बात उसकी एक ओपनिंग होती है एट द प्रीप्यूज. यानी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग सी होती है. ठीक है, और ये स्किन को हम प्रीप्यूज कहते हैं जिसे हम रिमूव करते हैं. ये यूरिथ्रल ओपनिंग है. ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं और इस स्किन के ऊपर हमारे पास जो है वो टाइट हो सकती है, जिस कंडीशन को हम फाइमोसिस कह रहे हैं. ठीक है. पैराफाइमोसिस अ पेनफुल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्लास पेनिस कॉज्ड बाय टाइट बैंड ऑफ कंस्ट्रिक्टेड एंड रिट्रैक्टिव फाइमोटिव फोर्स इन बिहाइंड द कोरोना. अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए कि उसे कंप्रेशन हो जाए, पेनफुल कंस्ट्रक्शन होने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम पैराफाइमोसिस कहते हैं. उसके बाद है वेजेक्टमी. वेजेक्टमी इज अ सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द पोर्शन ऑफ द वास्ट डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस थ्रू द स्क्रॉटम. स्क्रॉटम के अंदर जो वास्ट डिफरेंस आ रही है तो उसको हम जो है वो कट कर देते हैं, उसको एक्सीजन कर देते हैं उसकी. इट स्टॉप्स द पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ठीक, इट इज़ द प्रोसेस दैट स्टॉप्स द पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ का जो प्रोसेस है उसका जो रिलीज है उसको स्टॉप कर देगा. बिकॉज व्हेन वी हैव सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस द अल्कलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल फ्लूइड. ठीक है, जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसका जो अल्कलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सेमिनल वेसिकल से आ रहा होता है, जिसमें फ्रुक्टोज और कोलिन होता है. बेसिकली जो स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करी होती है फ्रुक्टोज, नॉट सुक्रोज. ठीक है, provides a forensic determination for occurrence of rape, whereas choline crystals provide the basis for the determination of presence of semen. ये टेस्ट हैं दो के, यानी अगर आपने टेस्ट करना हो तो हम उसमें फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन मैयर करते हैं और कोलिन उसके अंदर होता है, कोलिन मैयर करते हैं. ठीक है, और इसको फ्लोरेंस टेस्ट कहते हैं. ठीक है, वो हमें बताता है कि इसमें सेमिनल फ्लूइड है या नहीं है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में. एब्सेस इन सेमिनल ग्लैंड्स में रप्चर अलाउइंग पास टू एंटर पेरिटोनियल कैविटी, बिकॉज यही हमने ऊपर भी बात पढ़ी थी कि जब रप्चर ऑफ यूरिथ्रा होता है तो बिल्कुल उसी लेवल पर हमारे पास यूरिथ्रा के एंट्रेंस के लेवल पर प्रोस्टेट होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं. ठीक है, तो अगर वहाँ पर भी रप्चर होता है तो वो पेरिटोनियम में लीक हो सकते हैं. हाइपरट्रफी of the prostate is a benign enlargement of prostate that affects older men. It occurs most often in the middle lobe. ये prostatic benign prostatic hyperplasia की बात हो रही है जिसमें prostate gland का hypertrophy और hyperplasia हो जाता है. ठीक है, और ये कंडीशन जो क्या है इसलिए हमारे लिए फेटल होती है क्योंकि इस कंडीशन के अंदर prostate gland के अंदर से यूरिथ्रा गुजरी होती है. वो यूरिथ्रा ड्यू टू बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रफी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूरिनरी फ्लो एज वेल एज द सीमेन. ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस एंड दस लीडिंग टू नॉक्चूरिया, जिसको हम एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट कहते हैं. ठीक है, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन होगी और अर्जेंसी होगी. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी फुल कंप्रेस नहीं होगा वरना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं हो सकती. बार बार सिग्नल्स आएंगे जब थोड़ा सा भी यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ करेगा तो यूरिनेशन के, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होती है.
Transurethral resection of the prostate. This is a procedure in which the prostate gland is being surgically removed with the help of a cystoscope, जो कि cystoscope कहते हैं. असल में cystoscope is used to view urinary bladder. लेकिन इसमें हम प्रोस्टेट रिमूवल की सर्जरी के लिए भी सिस्टोस्कोप यूज़ करते हैं, बिकॉज यूरेथ्रा के थ्रू कॉमन पाथ होता है, तो हम उसके ज़रिए से जाते हैं और प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं. प्रोस्टेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. उसके बाद है प्रोस्टेटिक कैंसर, इज अ स्लो ग्रोइंग कैंसर. प्रोस्टेटिक कैंसर, अच्छा ये आपने याद रखना है कि जो हाइपरट्रफी है वो मिडल लोब में होती है मोस्ट ऑफन, और जो प्रोस्टेटिक कैंसर है इट इज़ पर्टिकुलरली इन द पोस्टीरियर लोब. दिस इज इंपॉर्टेंट MCQs. उसके बाद है प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड्स टू. अब ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है? जहाँ जहाँ पेरिटोनियम के कनेक्शंस थे, वही जो हमने इन केस ऑफ यूरेथ्रल रप्चर पढ़े थे. बोनी पेल्विस में, पेल्विक लिम्फ नोड्स में, वर्टिब्रल कॉलम में, इवन स्कल में, वाया द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस. मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ की ड्रेनेज है वो हमारे पास जारी होती है लिम्फेटिक ड्रेनेज इनटू पैरायोटिक और प्रीयोटिक लिम्फ नोड्स. वहाँ से वो वर्टिब्रल प्लेक्सस के अंदर एंटर हो जाते हैं. वर्टिब्रल प्लेक्सस पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, और वहाँ से वो फिर स्कल में भी जा सकता है. ठीक है. और पेल्विस में, लोअर बैक में और बोन्स में. दिस कैंसर ऑल्सो मेटास्टेसाइज टू द हार्ट एंड लंग्स थ्रू द प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस, इंटरनल आइलियक वेन्स एंड इनटू द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है. ये वहाँ भी जा सकता है इन जगहों में, क्योंकि जो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से सिस्टर्ना काइलाई में जा रही है, फिर वहाँ से जा रही होती है थोरेसिक डक्ट में, वहाँ से सबक्लेवियन वेन, और फिर हार्ट में. ठीक है. और हार्ट से तो फिर ऑब्वियसली हर जगह लंग्स में भी चली जाती है. तो इस वजह से इसका रूट ऑफ स्प्रेड बहुत वास्ट है. इट कैन बी डिटेक्टेड बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग विद द डिवाइस इंसर्टेड इनटू द रेक्टम और PSA टेस्ट. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है वो इसके कुछ टेस्ट हैं. प्रोस्टेक्टमी क्या है? इट इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द part or all of the prostate gland. Perineal prostatectomy is the removal of prostate through an incision in the perineum. जब हम थ्रू पेरिनियम इन्वेड करें तो उस प्रोसेस को हम पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं. रेडिकल प्रोस्टेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट विद सेमिनल वेसिकल्स. अगर हम बाकी सारे ग्लैंड्स भी, सेमिनल वेसिकल्स, डक्टस डेफरेंस और कुछ पेल्विक फेशिया, पेल्विक लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर दें विद रिट्रोप्यूबिक और पेरिनियल रूट. ठीक है. प्यूबिक बोन से पीछे वाला पार्ट, यानी प्यूबिक बोन के थ्रू उसके पीछे वाले पार्ट के स्ट्रक्चर्स को, जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जब हम रिमूव कर देंगे, इस प्रोसेस को हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं. ठीक है. ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेटेक्टमी क्या होता है? इसमें हम वही ऊपर वाला जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जिसमें हम सिस्टोस्कोप डालते हैं यूरेथ्रा के थ्रू और फिर हम सर्जिकल जो है वो रिसेक्शन कर लेते हैं. उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इट में अकर इन द एब्सेंस ऑफ अ नर्व इंसल्ट. इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एक्चुअली हमारे पास जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शन है. ठीक है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करा होता है. तो अगर कोई नर्व डैमेज हो गई या कोई लीजन है कहीं पर, तो उसके नतीजे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जिसकी और इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. ठीक है. अचीव एन इरेक्शन, अ सर्जिकली इम्प्लांटेड सेमी रिजिड पेनाल प्रोस्थेसिस में अज्यूम द रोल ऑफ इरेक्टाइल बॉडीज. तो उसके जरिए से ना एक टेक्निक होती है जिसको हम TI कहते हैं. ठीक है. इसमें हम डिफरेंट टाइटेनियम के ना इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको TI कहते हैं. इसमें हम ऐसा सर्जिकल इम्प्लांट लगाते हैं जो कि आर्टिफिशियल इरेक्शन बॉडीज़ के, इरेक्टाइल बॉडीज़ के तौर पर वर्क करता है. देन वी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसमें है सबसे पहला पेडेंटल नर्व ब्लॉक. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे पास पास पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, 3 से 4 बार, तो ये आपने लाजमी करना है. पेडेंटल नर्व ब्लॉक. अच्छा, पेडेंटल नर्व ब्लॉक जो भी नर्व ब्लॉक्स होते हैं ना, उनका मकसद होता है एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना. ठीक है. लेकिन जो हमारे पास एनेस्थीसिया के और भी डिफरेंट मेथड्स हैं. यहाँ पर हम पेडेंटल नर्व ब्लॉक, पेडेंटल नर्व हमारी सप्लाई कर रही होती है पेरिनियम के स्ट्रक्चर्स को, एनल केनाल के लोअर पार्ट को, जो हमारे पास वजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उन पार्ट्स को हमारे पास पेडेंटल नर्व की ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं. ठीक है. तो अगर वहाँ पर सीवियर पेन है ड्यू टू सम रीज़न, कोई कैंसर है, कोई ऐसा समथिंग ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से बहुत पेन हो रही है, तो उस पेन को कम करने के लिए हम जो है उस पेशेंट को पेडेंटल नर्व ब्लॉक दे देते हैं, उसके पेडेंटल नर्व ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पेडेंटल नर्व के ज़रिए से सिग्नल्स जा रहे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पेन फील नहीं होती. ठीक है. इट इज़ accomplished by inserting a needle through the posterolateral vaginal wall. वजाइना के अंदर जाते हैं, उसकी posterolateral wall से हम जाते हैं beneath the pelvic diaphragm के नीचे and towards the ischial spine. ठीक है. इसके लिए आप कोई वीडियो देख लीजिए अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि पेडेंटल नर्व ब्लॉक हम कैसे देते हैं. नेक्स्ट इज़ द मीडियोलैटरल एपिसोटमी. एपिसोटमी कहते हैं जब ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बेबी का हेड इतना बड़ा हो कि वो बर्थ केनाल से बाहर मतलब उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो क्योंकि वो टीयरिंग और रप्चरिंग कॉज कर सकता है उस बर्थ केनाल की, तो हम खुद एक इंसिजन दे देते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, वहाँ पर कट लगा देते हैं. ठीक है. इस प्रोसेस को एपिसोटमी कहते हैं. ठीक है. इसका मकसद ये होता है कि खुद वो क्रिटिकल जगह से रप्चर होने की बजाय हम खुद एक ऐसी जगह से कट लगाते हैं जहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की जा सके, जहाँ से हील होना ज़ख्म का जो है वो आसान हो. तो एपिसोटमी इसको कहते हैं. इट इज़ अ सर्जिकल इंसिजन थ्रू द पोस्टरोलेटरल वेजाइनल वॉल जस्ट लेटरल टू द पेरिनियल बॉडी to enlarge the birth canal. The mediolateral episiotomy allows greater expansion of the birth canal into the ischiorectal fossa, क्योंकि उस टाइम हमारे पास हमारे पास जो एनल केनाल है, सॉरी वजाइनल
वॉल है और जो वेजाइना है उसके अराउंड हमारे पास इस्कियो रेक्टल फोसाज हैं, इस्कियो एनल फोसाज हैं, तो उनको ही पुश मिलना है ना जब बेबी वहाँ से एक्सपेल हो रहा होगा, तो वो जो है वो हम वहाँ पर स्पेस क्रिएट करते हैं। However, the incision is more difficult to close layer by layer, and there is an increased risk of infection because of contamination of the ischiorectal fossa. ठीक है, इसको क्लोज करना मुश्किल होता है। इन अ मीडियन एपिसोटमी द इंसिजन इज कैरिड पोस्टीरियरली इन द मिड लाइन, हम पीछे वाली साइड पर बिल्कुल मिड लाइन में इंसिजन दे देते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको विद डायग्राम इधर बताऊँ, इफ दिस इज द यूरेथ्रा एंड दिस इज द एनल कैनाल, और ये बीच में वजाइना, यहाँ से बेबी ने एक्सपेल करना है, सॉरी, हमारे पास बीच में इसके पेरिनियल बॉडी भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास वजाइना है, ये बीच में पेरिनियल बॉडी है और ये एनल कनाल है। तो हम इस वजाइना के थ्रू जब एक्सपेल हो रहा है ना, तो हम एक इंसिजन दे देते हैं इस डायरेक्शन में, थोड़ा कट लगा देते हैं। तो अब ये जगह बड़ी हो गई है। जब ये जगह बड़ी हो जाती है तो इस कंडीशन को बिल्कुल मिड लाइन में जब हम देते हैं तो मीडियन एपिसोटमी कहते हैं। ठीक है, एंड द सेंट्रल टेंडन पेरिनियल बॉडी, ठीक है, इसमें भी इंसिजन दे देते हैं। द मीडियन एपिसोटमी इज रिलेटिवली ब्लडलेस एंड पेनलेस, ब्लडलेस भी होती है, पेनलेस भी होती है, बट दिस इंसिजन प्रोवाइड्स लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ द बर्थ कैनाल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरिनियल बॉडी विच इज द फाइबर स्ट्रक्चर बिहाइंड। ठीक है, और जिसमें थोड़े थोड़े एनल स्फिंक्टर्स के टियर होने के चांसेस होते हैं, बट वो ठीक हो जाता है बाद में। ठीक है, ये हमारे पास प्रेफरेबल इंसिजन होता है इन केस ऑफ एपिसोटमी। उसके बाद है जी, विमेन चूज रीजनल एनेस्थीसिया टू रिड्यूस पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जैसे स्पाइनल है, एपिडेंटल नर्व है, और कॉर्डल एपिड्यूरल ब्लॉक इन सैक्रल कैनाल, इन स्पाइट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम डॉक्टर्स भी रीजनल एनेस्थीसिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसमें एपिड्यूरल ब्लॉक सबसे कॉमन है, कॉर्डल एपिड्यूरल ब्लॉक। ओवेरियन कैंसर डेवलप्स फ्रॉम जर्म सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स, यानी ऑब्वियसली कैंसर सेल से डेवलप होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। तो इस केस में भी जो भी ओवेरी में सेल्स होती हैं, दे कैन कॉज ओवेरियन कैंसर, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्म सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी। और इसके सिम्टम्स में आपको पेन और प्रेशर फील होगा इन द pelvis रीजन, बाउल और ब्लैडर हैबिट्स चेंज होंगी। ठीक है, सम जर्म सेल्स कैंसर्स रिलीज सर्टन प्रोटीन मार्कर्स, जैसे HCG रिलीज करते हैं, कुछ अल्फा फीटो प्रोटीन्स रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, जिनके लेवल्स हम चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि आइदर इट इज़ एन ओवेरियन कैंसर और समथिंग एल्स। ठीक है, देन वी हैव यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं और वुमेन की, इसका सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है पेपर में। मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी मल्टीपेरस वुमेन होगी और 40+ एज होगी, और उसकी इस एज की वजह से और मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से पेल्विक डायफ्राम पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए होंगे, जिसकी वजह से जो है वो यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने पढ़ा था कि उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इट इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ एक्चुअली यूट्राइन प्रोलैप्स होता क्या है, इसमें जो हमारे पास यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, इसके पास जो है वो थ्रू द वजाइनल ऑरिफिस वो बाहर आ रहे होते हैं इनटू द outside of the pelvis. ठीक है, it is a protrusion of cervix of the uterus into the lower part of vagina and causes a bearing down sensation in the womb. ऐसा लगता है कुछ बाहर आ रहा है, and an increased frequency of burning sensation on urination. The prolapse occurs as a result of advancing age and menopause and results from weakness of muscles, ligaments and fascia of pelvic floor, which is caused by multiple pregnancies. Treatment includes Kegel exercises, की specific exercises होते हैं जो pelvic floor को strong बनाती हैं और वो uterine prolapse को prevent करने में help करती हैं. Then we have fibromyoma और लायोमायोमा। ठीक है, इसकी फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, लायोमायोमा कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को। ठीक है, इसमें जो है वो यूट्राइन स्मूथ मसल्स के अंदर एक्सेसिव जो है वो प्रोलिफरेशन की वजह से, हाइपरट्रॉफी की वजह से फाइब्रॉइड्स बनने लग जाते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन नियोप्लाज्मा ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक दैट इज डिराइव फ्रॉम द स्मूथ मसल्स ऑफ द मायोमीट्रियम। इट में कॉज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, डिस्मेनोरिया, एबॉर्शन और obstructed लिम्बर। ठीक है, फाइब्रॉइड is a benign uterine tumor made up of smooth muscle cells and fibrous connective tissue in the wall of uterus, यानी इसमें connective tissue proliferation एक्चुअली ज़्यादा हो जाती है और इसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड होंगे और यूरिनरी ट्रैक, बिकॉज दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड इन केस ऑफ फीमेल, तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। उसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है, ये भी आपने पढ़ी होगी हिस्टोलॉजी में भी। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ना, वो आपको सिर्फ नॉर्मली उसकी प्लेस है यूट्रस, वो आपको वहीं मिलना चाहिए। अगर वो आपको आउट ऑफ द यूट्रस कहीं भी और मिल रहा है एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। होता क्या है कि अगर यहाँ पर आकर हमारा इस कंडीशन में ना, क्योंकि ये भी एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, इट विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द ब्लड लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ पर भी हाइपरट्रॉफी हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अगर ये पेरिटोनियल कैविटी में कहीं आ गया है इनटू द पाउच ऑफ डगलस और समवेयर एल्स, क्योंकि आपको पता है कि जो यूट्रस है थ्रू फेलोपियन ट्यूब एंड फिम्ब्रिया इट इज़ कनेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, इट इज़ हैंगिंग एक्चुअली इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, और वो वहाँ पर जो है वो रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, सो इट इज़ द
It is a benign disorder in which a mass of endometrial tissues, trauma or glands that occurs aberrantly in various locations, जिसमें यूट्राइन वॉल हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, ओवरीज हो सकती हैं और अदर एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल साइट्स हो सकती हैं। उसके बाद है एंडोमेट्रियल कैंसर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूट्राइन कैंसर, जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। एंडोमेट्रियम का कैंसर होता है, ठीक है। व्हेन इट यूजुअली अराइजेज फ्रॉम द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स के अंदर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से वो ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो नियोप्लास्टिक हो जाते हैं और वो कैंसर कॉज करते हैं। जो हमने लायोमायोमा पढ़ा था वो कैंसर था स्मूथ मसल सेल्स का, और एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ये ग्लैंड के एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है। ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। इसके सिम्टम्स में वी हैव वेजाइनल ब्लीडिंग विच अलाउज फॉर अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि जब कोई सिम्टम नहीं आएगा तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है, सिम्टम अपीयर होने लगते हैं, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अदर सिम्टम्स इंक्लूड क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, पेल्विक क्रैम्पिंग होगी। रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी है, नली पैरिटी है, इनफर्टिलिटी यानी नली पैरिस बिल्कुल ही कोई अगर जो एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई, इनफर्टिलिटी और अर्ली मेनार्क एंड लेट मेनोपॉज, इन केसेस में एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। देन वी हैव सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स का कैंसर है, जो सर्विक्स को जिस एपिथेलियम ने विनो सर्विक्स के अराउंड जो एपिथेलियम होती है उसमें अगर हमारे पास कैंसर डेवलप हो जाए तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसका मेजर रिस्क फैक्टर है एक वायरस होता है पेपिलोमा वायरस। इट कॉजेज दिस सर्वाइकल कैंसर। कैंसर सेल्स हमारे पास क्योंकि ऊपर यूट्रस कैविटी है तो वहाँ भी जा सकते हैं, और हमारे पास जो है वो यूट्रस के ज़रिए से पेल्विस के अंदर इवन जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा डाउनवर्ड टू द वेजाइना भी जा सकते हैं, बिकॉज सर्विक्स इज कॉमन कैनाल टू इट इज़ अ पैसेज बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। और लेटरली ये पेल्विक वॉल में डिफ्यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर पेल्विस के डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वेड कर सकता है, इंक्लूडिंग द ब्लैडर, इंक्लूडिंग द रेक्टम। उसके अलावा इसको टेस्ट करने के लिए हम पेपिलोमा, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ना, तो जब तक हम उसको देख नहीं लेते हम लेबल नहीं करते कि ये वाली डिजीज़ है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होगा ना, तो हम उसके लंग के अंदर से थोड़ा सा टिश्यू लेंगे, उसके अंदर देखेंगे, हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नज़र आएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि इसको टीबी है, ठीक है। इसी तरह ये जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें हमें देखना होता है उस पैथोजन को। तो हम इसको देखने के लिए जब हमें रिस्क होगा, जब हम थोड़ा सा हमें जो है वो शक होगा कि ये वाला इसको वायरल इन्फेक्शन है, तो हम उसका सर्वाइकल स्मीयर करते हैं, जिसमें हम सर्विक्स का थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम जो है वो सर्वाइकल स्मीयर टेस्ट करते हैं और उसमें हम उस वायरस को देखते हैं। इसको हम पैप स्मीयर भी कहते हैं, ठीक है। दिस कैंसर मेटास्टेसाइज टू एक्स्ट्रा पैल्विक लिम्फ नोड्स, लिवर, लंग, बोन। ये हमने आपको पहले बताया कि इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ हो सकता है, लंग, लिवर, बोन, हार्ट, इवन हार्ट में भी हो सकता है एक्स्ट्रा पैल्विक लिम्फ नोड्स। एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ सर्विक्स। इवन पूरे पार्ट को ही आप रिमूव कर दें, पूरी हिस्ट्रैक्टमी कर दें, या आप उस पर्टिकुलर अगर वो लिमिटेड जगह पर है तो उस टिश्यू को आपको पूरा जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। हिस्ट्रैक्टमी क्या है? Hysterectomy is a surgical removal of uterus performed either through the abdominal wall. It is actually the removal of uterus due to cancer, due to other reasons कि कोई इन्फेक्शन हो गया है ऐसा जिसकी वजह से पूरा यूट्रस इन्वेड हो गया है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज hysterectomy एंड इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। हम उसको एब्डोमिनल वॉल से इंसिजन देकर उसको रिमूव कर सकते हैं, या हम जो है वो थ्रू द वेजाइना भी कर सकते हैं। इट में रिजल्ट इन इंजरी टू द यूरेटर। अच्छा, जब आप उसको एब्डोमिनल वॉल से करेंगे तो आप यूरेटर को इंजर कर सकते हैं, बिकॉज वो यूट्रस के क्लोज रिलेशंस में आ रहा होता है। एंड इट लाइज इन द ट्रांसवर्स कार्डिनल लिगामेंट बीनीथ द यूट्राइन आर्टरी। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी का बहुत क्लोज रिलेशन होता है, तो हमें इन दोनों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये हमने पहले भी ये वाला क्लिनिकल पढ़ा है। उसके बाद है वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। वेजाइनल एग्जामिनेशन डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे अभी हमने यूट्राइन प्रोलैप्स है उसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, प्रेगनेंसी में होता है, डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे हर तरह की एग्जामिनेशन के स्टेप्स होते हैं तो इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन है विद अ स्पैकुलम। जैसे नेजल एग्जामिनेशन में हम एक स्पैकुलम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसी तरह वेजाइनल एग्जामिनेशन में भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट अलाउज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेजाइनल वॉल्स। उसे हम वेजाइनल की वॉल्स को देखते हैं, फॉर्निसिस को देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर हमने कल्डोसिंथेसिस करनी है तो हमें फॉर्निक्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके थ्रू हमने इन्वेड करके पाउच ऑफ डगलस में जाना है। यूट्राइन सर्विक्स को देखते हैं और सर्वाइकल ओपनिंग को देखते हैं, सर्वाइकल ऑज को देखते हैं। उसके बाद है डिजिटल एग्जामिनेशन। उसमें हम डिजिटल एग्जामिनेशन अलाउज डिजिट्स के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम यूरिथ्रा को, ब्लैडर को पैल्पेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजाइना के अंदर हैंड डालकर। तो उससे हम जो है वो फिंगर्स के थ्रू पैल्पेट करते हैं कि एंटीरियरली हमारे पास ब्लैडर होगा, थोड़ा नीचे यूरिथ्रा होगी, इस तरह से हम उनकी पैल्पेशन करते हैं। और पीछे पेरिनियल बॉडी, रेक्टम, कॉक्सिक्स, सैक्रम, इन सब चीज़ों की जो है वो पैल्पेशन करते हैं। ये एग्जामिनेशन हमने एनाटमी के एंड रिप्रोमोड्यूल क्रॉस एनाटमी की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पेल्विक एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन की वीडियो है और आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, इट इज़ परफॉर्म बाय प्लेसिंग द फिंगर्स ऑफ वन हैंड इन द विजाइना एंड एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द लोअर एब्डोमेन विद द अदर हैंड। एक हाथ से हम विजाइना में जो है एग्जामिनेशन कर लेते हैं, दूसरे हाथ से हम एब्डोमेन को प्रेस कर लेते हैं ताकि वो जो ऑर्गन्स जो हम पैल्पेट करें उनको पैल्पेट करने में जो है वो हमें आसानी हो, ठीक है। उसके बाद है जी वेजिनिस्मस इज़ अ पेनफुल स्पैज्म ऑफ वेजाइना, इट इज़ अ कंडीशन जिसमें जो वेजाइना के अराउंड मसल्स हैं वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इतने स्पैज्म हो जाता है, और इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द वेजाइनल मास्कुलेचर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद है वेजाइना कैन बी मार्कली डिस्टेंडेड पर्टिकुलरली द रीजन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फॉर्निक्स, वहाँ पर हम उसको डिस्टेंड कर सकते हैं, ठीक है। द डिस्टेंशन accommodates the erect penis and fetus during parturition. That's all. That's all about the clinicals of pelvis. If you have any question, you can ask in comments. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.